गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो उनकी केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। तो देखेंगे वह महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। हम यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है रासायनिक परिवर्तन और जो सेकंड पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो हम बात करें सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो इसमें क्या होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात कोई नया पदार्थ बनेगा जिसके जो रासायनिक गुण हैं वो पहले वाले पदार्थ से अलग होंगे। यानी जो प्रारंभिक पदार्थ है उसके जो प्रॉपर्टी हैं वे, और जो नया पदार्थ बनेगा उसकी प्रॉपर्टी हैं, उनमें भिन्नता पाई जाएगी। और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटते हैं। हम बात करें इसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका दूध से हमारा दही का बनना। तो हमने क्या किया, दूध है हमारा, दूध से हमारा क्या बना, दही। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध और दही दोनों की जो गुण हैं वो भिन्नता रखते हैं, यानी इनकी दोनों की प्रॉपर्टी हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। दूध की प्रॉपर्टी अलग है, दही की प्रॉपर्टी अलग है। अब इसमें जो हमारा दूध से दही तो बन गया, लेकिन हम दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। अतः ये हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार हमारा जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन का पचना वह भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या हम बात करें लोहे पे जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन हमारे वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ हमारा हम और जो चेंजिंग आएगी वह उन्हें उसी अवस्था में लौट के आ सकता है। जैसे हमने बिजली का बल्ब जलाया तो बल्ब हमारा जला, और बल्ब को हम दोबारा उसे स्विच को ऑफ कर देंगे तो वह फिर से हमारा उसी अवस्था में आ जाएगा। हमने किसी लोहे की छड़ को गर्म किया तो कुछ समय के लिए जो लोहे की छड़ है गर्म हो जाती है, और हम उसे फिर से दोबारा ठंडा करेंगे, पानी में डाल देंगे तो वह पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी। तो अतः हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन है जो अपनी पुनः उसी अवस्था में पदार्थ को, जो पदार्थ की वह अवस्था होती है उसी अवस्था में पुनः वापस आ जाते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, यानी कोई नया पदार्थ बनेगा वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन रहा। अब हम बात करेंगे इसमें, अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, जैसे अभिकारक। अभिकारक और दूसरा शब्द यूज करेंगे उत्पाद। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। यानी अभिकारक मीन्स हम कहें तो रिएक्टेंट, और उत्पाद मीन्स होता है हमारा प्रोडक्ट। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अभिकारक की। तो अभिकारक का अभिप्राय यह है, कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं
यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वे सभी अभिकारक कहलाते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई, सपोज दैट ए प्लस बी कोई दो पदार्थ हैं, हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो जब ए और बी आपस में मिले, इन्होंने सी प्लस डी नए पदार्थों का निर्माण किया। तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे अभिकारक, इनको कहेंगे अभिकारक। और सी प्लस डी हैं, ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद, यानी ये हमारे रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल देखें, सपोज दैट जैसे सी प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वह हमारे क्या हैं, ये दोनों ही उत्पाद हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है ये, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जब इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो जो नया पदार्थ बना वह हमारा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले जो पदों को हम अभिकारक कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रारंभ में पदार्थ होते हैं उन्हें ही अभिकारक कहा जाता है। अब उत्पाद की बात करें तो अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वह हमारा उत्पाद कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अभिक्रियाओं में कुछ विशेष शब्दों का यूज करेंगे, कुछ विशेष चिन्हों का भी यूज करेंगे। तो देखें जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने कोई अभिक्रिया की, अभी सपोज दैट ए प्लस बी, और यहाँ पे हमने ये मार्क लगाया, फिर बना सी प्लस डी। इसी प्रकार मैं इस अभिक्रिया को ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस बी, फिर मैंने एक ऐसा एरो लगाया जो डबल हेडेड एरो है, यानी दो सिरों वाला, और यहाँ पे फिर सी प्लस डी बन रहा है। यानी यहाँ पे हम बात करें इस मार्क की, ये चिन्ह की, और यहाँ पे ये अलग चिन्ह है। ये हमें किस बात को इंडिकेट करते हैं, यानी ये हमारा चिन्ह है, इसे हम इज इक्वल टू बोलते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल हेडेड, तो हम मोस्टली इसे हम बोलेंगे इज इक्वल टू। और ये हमारा क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ए प्लस बी है वह सी प्लस डी में कन्वर्ट हो सकता है, और सी प्लस डी है वह ए प्लस डी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल जल है, जल से हमारा आइस बन रही है बर्फ, तो हमारा क्या है, जो बर्फ पानी में बदल सकती है और पानी बर्फ में, तो ये हमारे चिन्ह हैं, वहाँ उनका इस रिएक्शन में यूज करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, इज इक्वल टू, और इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो इन वर्ड का यूज करेंगे, तो आप इसी तरह से उनको बनाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो कभी कभी आपने उन अभिक्रियाओं में देखा होगा कि कुछ अभिक्रियाओं के जो उत्पाद बनते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट में ऊपर को एरो होता है, और कुछ अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उनमें नीचे को एरो होता है। तो हम देखेंगे, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, सपोज दैट हम बात करें अभी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और इस रिएक्शन में हमने यहाँ ऊपर को एक एरो बनाया है। एक अन्य रिएक्शन है जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस ई। मैंने यहाँ पे एक अन्य रिएक्शन लिखी,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस पी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एरो बनाया नीचे को। तो इन एरो का क्या मतलब है, तो देखेंगे इस रिएक्शन में ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा उत्पाद बना हुआ है वह उत्पाद हमारा क्या है, गैस है। यानी ये एरो हमारा गैस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, गैस। जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनमें जो एरो ऊपर को बना होगा वे सभी हमारे उत्पाद होते हैं, वो गैस को बताते हैं कि ये गैस है। और जिनमें हमारा जिस तरह से यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यानी बहुत सी हम रिएक्शन कराते हैं तो उन रिएक्शन में देखा होगा कि यहाँ पर इस तरह से एरो बना होगा या इसके नीचे एरो बना है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो इसका मतलब क्या है, यह किसी पदार्थ का अवक्षेप है, जिसको हम शॉर्ट में पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें वो नीचे जम जाता है, बैठ जाता है, तो वह हमारा किसको इंडिकेट करेगा, अवक्षेप को इंडिकेट करेगा। तो आता है आज हम डिस्कस किया हमने इस चैप्टर में आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात बताई मैंने कि अभिकारक किन्हें कहते हैं, दूसरी उत्पाद किन्हें कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बाद कौन से उत्पाद हम कैसे पता करते हैं ये गैस फॉर्म में, या कौन सा पदार्थ है वह प्रेसिपिटेट बना रहा है यानी अवक्षेप बना रहा है। तो इन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आपको बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। तो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कोई जो हमारा पदार्थ है वह नए पदार्थ में कन्वर्ट होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है। हम फॉर एग्जांपल के रूप में देखें तो वहाँ पर आप एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यानी दो जो पदार्थ हैं वह आपस में रिएक्शन करके नया पदार्थ बना रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या है, अभिकारक हैं, और दोनों ही अभिकारक आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया को शो कर रहा है, यानी यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे सामने होती हैं या केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होती हैं, तो उन रिएक्शन के होने में कुछ चेंजिंग आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। तो वह चेंजिंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके एक लिस्ट के द्वारा कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अभिकारक है उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो उन अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें जब कोई भी पदार्थ है तो जब आपस में वे क्रिया करते हैं तो हमारी कोई गैस निकलती है, यानी वो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई न कोई गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरी जो पॉइंट है क्या परिवर्तन हो सकता है। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वे आपस में अभिक्रिया करके एक अवक्षेप का निर्माण करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अवक्षेप का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी जब भी पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो वो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और अवक्षेप आप जानते हैं, इससे पहले हमने वीडियो में इसके बारे में बताया था कि जो पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद वह ऐसे जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और उन्हें एक तीर के द्वारा यानी नीचे को तीर बना देते हैं
उसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, तो थर्ड पॉइंट में क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सी अभिक्रियाएँ होती हैं, उनमें पदार्थ होते हैं, वे आपस में अभिक्रिया करके उनका कलर चेंज हो जाता है। यानी जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसका कलर होता है नीला। यदि उसमें हम जिंक की रॉड या आयरन की रॉड डुबो देते हैं तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज हुआ। तो यानी बहुत सी अभिक्रियाओं में कलर चेंज होता है। तो इस तरह से ये इसका परिवर्तन रहा। इसके बाद अगला देखेंगे जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें क्या होगा, बहुत सी अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, उसकी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, यानी टेम्परेचर हाई हो सकता है या लो हो सकता है। इसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट है, तो पांचवें पॉइंट हम देखेंगे उसकी अवस्था परिवर्तन। यानी हमारा कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस पदार्थ में क्या है, कोई गैसेज स्टेट में है तो गैस हमारी क्या हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ सकती है, या कोई लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो यानी बहुत से पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उनकी अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें क्या कहते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारी अभिक्रियाएँ थी तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, तो उन परिवर्तनों को हम एक एक करके हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जब वो आपस में अभिकारक क्रिया करते हैं तो गैस निकलती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे जिंक धातु है और जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उससे रिएक्शन करके यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनाती है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसा कि ये तीर हमारा है एरो, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस ऊपर को निकल रही है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, जिसमें बताया था कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें जो अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पर देखें ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके, यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इसमें प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है कीटोन सल्फाइड का और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नीचे को जो एरो है ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेट बना है, यानी पीपीटी बना हुआ है। यानी कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हाइड्रोजन सल्फाइड से की जाती है तो हमारा कॉपर सल्फाइड यानी उसका प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है। तीसरे में हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमने बताया था कि जब बहुत सी अभिक्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें पदार्थ का रंग चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉपर सल्फेट, आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट को नॉर्मली हम नीला तोता कहते हैं, तो इसका कलर होता है वो नीला होता है, बैंगनी जैसा होता है। तो अब क्या होगा, जब ये इसमें हम आयरन या लोहे की छड़ डुबोएंगे या लोहा इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कलरलेस एक पदार्थ बनाएगा जिसे कहेंगे फेरस सल्फेट और कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या है, या फोर्थ एग्जाम्पल में बताया था कि इसमें बहुत से पदार्थ होते हैं, उनमें ताप में परिवर्तन होता है, यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्या होगा, या तो टेम्परेचर डाउन होगा या टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, बिना भुजा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये हमारा भुजा हुआ चूना बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है बहुत अधिक मात्रा में। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारे लगभग होली या दीपावली के टाइम पे घरों की जो पुताई होती है तो उस समय हम कलई का यूज करते हैं, तो ये वही कलई या चूना है, तो इसमें जल मिलाते हैं। तो हम जिस बर्तन में इसे पानी मिलाते हैं इसमें,
तो आपने वो हीट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि वह पदार्थ है यानी हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती। नेक्स्ट हम बात करें, जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या हुआ, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई मोमबत्ती या मोम है, तो मोम को हम पिघलाते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो लिक्विड जल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे मोम हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, जल हमारा किसमें, लिक्विड फॉर्म में, और CO2 हमारी गैस फॉर्म में। तो इस तरह से जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनमें इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तब हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। तो अभिक्रियाएँ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे परिवर्तन हैं किसी एक ही अभिक्रिया में हों, ये अलग अलग अभिक्रियाओं में ये शो हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, ये मुख्यतः यहाँ पे ये 5 प्रकार की जो रिएक्शन हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अन्य अभिक्रियाएँ भी होती हैं, लेकिन हम देखें तो आपके सिलेबस में ये जो 5 प्रकार की रिएक्शन हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम पहली रिएक्शन देखें सबसे पहली हमारी योगात्मक अभिक्रियाएँ, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और योगात्मक जो अभिक्रियाएँ हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी, ये हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसमें कोई भी पदार्थ है वो 2 भागों में टूट जाता है या 2 से अधिक भागों में टूटेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो थर्ड जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या क्या कहें, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद 4th नंबर की जो रिएक्शन है ये हमारी होती है द्वि-विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट है ये हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। तो इन्हें हम देखें, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये इसे हम कंबाइंड रूप से यानी संयुक्त रूप से इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यानी कितनी प्रकार की अभिक्रिया हुई, 5, एक बार फिर देखेंगे। यानी सबसे पहले थी हमारी योगात्मक अभिक्रिया या इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ द्वि-विस्थापन अभिक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारी फिफ्थ है यानी 5वीं अभिक्रिया है वह है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आज हम क्या करेंगे, इन 5 अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, पहली अभिक्रिया हमारी ये कौन सी है, ये योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पहली रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी वे अभिक्रियाएँ हैं जिनमें क्या होता है, कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं या जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक, तो वे आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे, यानी केवल एक ही जो है एक हमारा प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कोई भी अभिकारक हों, वे आपस में मिलकर के केवल एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यह हमारी योगात्मक अभिक्रिया या इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे योगात्मक अभिक्रियाएँ हमारी हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। यानी योगात्मक अभिक्रियाएँ हैं जो आपकी संयोजन अभिक्रियाएँ हैं वह कितने प्रकार की
होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं मुख्यतः ये 3 तरह से हो सकती हैं। इनकी 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग, यानी जब किसी रिएक्शन में कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हैं वो आपस में मिल रहे हों तब भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया होगी। इसके बाद दूसरा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का योग हो, यानी कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन में जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हैं वे जब संयोग करके एक नया यौगिक बनाएंगे तो वह भी अभिक्रिया हमारी किसके अंतर्गत आएगी, वह अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो एक हमारा कोई तत्व हो सकता है, दूसरा यौगिक हो सकता है, या कोई अलग अलग 2 तत्व हो सकते हैं और एक हमारा क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो उसके बाद जब ये आपस में संयोग करेंगे तो जब पदार्थ नया बनेगा तो वह अभिक्रिया भी हमारी क्या कहलाएगी, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला हमारा क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का योग, यानी जब हमारे 2 या 2 से अधिक तत्व हैं आपस में संयोग करके किस तरह से नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे समझने के लिए देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जैसे कार्बन फिर ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका निर्माण किया है। यानी जब कार्बन की क्रिया किससे कराएं, ऑक्सीजन से कराएं तो एक गैस बन रही है। यहाँ पे एक नया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, ये योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद अन्य एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे एक नया उत्पाद यानी जल बना रही हैं। तो ये अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। और इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन का 1 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह हमारी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सेम इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के हमारे 2 परमाणु आपस में संयोग करके जल के 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी रही, ये भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया रही। इसके बाद देखेंगे जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करें, यानी जब 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिल करके एक नया यौगिक बनाएंगे तो वह अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले देखें यहाँ पर जैसे अमोनिया, तो ये हमारा क्या है, एक यौगिक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यानी ये यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जब ये गैसेस फॉर्म में है तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। तो ये दोनों ही गैसें आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड ये नया प्रोडक्ट बना रही हैं। अमोनियम क्लोराइड को हम सामान्यतः नौसागर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसमें 2 कंपाउंड हैं वो आपस में सहयोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं। और बिना बुझे हुए चूल्हे में जब जल प्रवाहित किया जा रहा है तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो अतः यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 कंपाउंड आपस में संयोग कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है। वो कंपाउंड क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जैसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी किसका एग्जाम्पल है,
योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें अन्य एग्जाम्पल हमारा देखेंगे तत्व तथा यौगिकों का योग। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमने यहाँ पे दो ये प्रकार इसका डिस्कस किए। तो तीसरा जो प्रकार है इसमें एक हमारा तत्व हो सकता है, दूसरा यौगिक हो सकता है, या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, और एक हमारा कंपाउंड हो सकता है, या दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जब ये आपस में संयोग करेंगे तो जो अभिक्रिया बनेगी वह हमारा योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। तो यहाँ पर देखें इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह आपस में ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा वाटर है। वाटर हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। इसके बाद ये ऑक्सीजन है, तो ये तत्व है। इसमें इसके ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एक नया कंपाउंड बन रहा है। तो ये हमारे क्या है, ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप एक बार बोर्ड पर फिर से डेफिनेशन को अच्छी तरह देखेंगे। यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो इस डेफिनेशन को आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लें, आपको ये इजीली याद हो जाएगी। अगली अभिक्रिया देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या इसे हम अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे अभिक्रियाएँ हैं जिनमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें कोई एक जो हमारा पदार्थ है वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा और नए पदार्थों का निर्माण होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारी होती है वह योगात्मक जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनके विपरीत होती है। जिस प्रकार योगात्मक अभिक्रियाओं में कोई भी दो जो अभिकारक होते हैं या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, वे आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक उत्पाद है, वह क्या करेगा कि वह दो या दो से अधिक नए भागों में टूट जाएगा, नए पदार्थों का निर्माण करेगा। तो इस डेफिनेशन को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखेंगे यह जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है वह तीन प्रकार से होती है। यानी किसी भी कंपाउंड का या किसी भी पदार्थ का जो डिकम्पोजिशन है, वियोजन है, वह तीन कंडीशन में हो सकता है। पहला इसका क्या है, ऊष्मीय वियोजन, जिसे हम कहते हैं थर्मल वियोजन, या इसे हम तापीय वियोजन भी कहते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रकाशीय वियोजन, जैसे ऑप्टिकल क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन कहेंगे। और अगला है विद्युत अपघटनीय वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है हमारा ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब मान लो हम किसी पदार्थ को हीट करें, यानी कोई कंपाउंड है उसे गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसे ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा के द्वारा क्या होगा, वह दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो हमारी अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या है ये, लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, इसे ऊष्मा दे रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। यहाँ से मान लो इसे मैं गर्म करूँ, तो गर्म करने से क्या होगा, ये दो भागों में लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी यह तीन जो हमारे नए उत्पादों का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, यह अभिक्रिया हमारा
ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा अगला होता है प्रकाशीय वियोजन। तो जब हम कोई बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर प्रकाश का मतलब हम ये बल्ब के प्रकाश को नहीं रखेंगे, न किसी ट्यूबलाइट का प्रकाश, यानी किसी आर्टिफिशियल प्रकाश का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल यहाँ पे जो नेचुरल जो सूर्य का प्रकाश है, तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो और उसमें वियोजन हो, तो उसे हम कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे देखें, वियोजन अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश को हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सूर्य के प्रकाश में वियोजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो यह सिल्वर और क्लोराइड ये क्लोरीन गैस बनाता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है। हम इसी प्रकार और भी हम अभिक्रियाएँ हैं जो वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ CO2 की, तो CO2 भी हमारा ये दो भागों में टूट सकता है। तो ये भी हमारी किसमें, कार्बन में और ऑक्सीजन में, ये C+O2। तो ये अभिक्रिया भी हमारी क्या है, इसी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसका प्रकार है वह है विद्युत अपघटनीय वियोजन, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी जब कोई हमारा सॉल्यूशन है उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो वह दो अलग अलग भागों में वियोजित हो जाता है। एक जो इलेक्ट्रोड है उस पर कोई दूसरा पदार्थ बनेगा, एक इलेक्ट्रोड पे दूसरा पदार्थ बनेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, जैसे हमारा जल है, तो जल के अंदर जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है, गैसें हैं। तो ये दो गैसें यहाँ पे बनेंगी, यानी जल का जो वियोजन है वह विद्युत अपघटनीय वियोजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपको ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत जो आपकी तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएँ थी उनमें तो देखेंगे, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में तीसरी प्रकार की जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया है। इससे पहले हमने पिछली दो वीडियो में इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि योगात्मक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनके क्या प्रकार हैं, और इसके बाद दूसरी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि वियोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। तो इसके बाद आज की जो वीडियो है वह है जो तीसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं, तो उसमें देखेंगे तीसरी प्रकार की हमारी अभिक्रियाएँ होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएँ। तो विस्थापन अभिक्रियाएँ किन्हें कहते हैं समझेंगे पहले उसे उसकी परिभाषा के द्वारा। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें कोई तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। तो वह अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार समझेंगे कि हम यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले, तभी आपके ये सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। सपोज दैट एक रिएक्शन है जिसमें A+B दो हमारे अभिकारक हैं, और ये कोई X और Y ये कोई अभिकारक बना रहे हैं, लेकिन
एक्स वाई से हम सॉरी इसको एक्स वाई से जोड़ रहे हैं, या मान लो इसमें कोई एक ही हमारा अभिकारक है, सपोज दैट ये अभिकारक है, वह हमारा क्या कर रहा है, ये एक्स वाई से अभिक्रिया कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा अभिकारक जब इस यौगिक से मिलेगा तो किसी वजह से ये क्या करे, इस x को यहाँ से हटा दे और इसकी जगह खुद ले ले, तो हमारा क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पे बन जाएगा a बाई प्लस एक्स। तो इस a ने x को क्या किया, रिप्लेस कर दिया और हमारा नया कंपाउंड क्या बना, a वाई। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। तो देखते हैं एक बार फिर परिभाषा के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें कोई तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित करके उसके स्थान को खुद ले लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे इस अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखें पहली अभिक्रिया हमारी क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे जिंक जो मेटल है वो है फेरस सल्फेट के विलयन में, जैसे हम मिलाएंगे तो फेरस सल्फेट के विलयन में ये जो आयरन है, आयरन को ये जिंक प्रतिस्थापित कर देता है और हमारा जिंक सल्फेट बनाता है और ये हमारा Fe है वो अलग विस्थापित हो जाता है। तो अतः हमारा जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए हमारी अभिक्रिया। अतः यहाँ पे इस अभिक्रिया में हम देखेंगे तो जिंक क्या कर रहा है, ये फेरस सल्फेट से जो Fe है, आयरन है, उसे प्रतिस्थापित करके उसका स्थान खुद उसने ले लिया है और Fe को बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ है, तो अतः यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसमें लेड यानी जो इसे हम सीसा कहते हैं, तो लेड क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है और यहाँ पर लेड क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे कॉपर को उसने प्रतिस्थापित कर दिया है, किसने, लेड ने। एक और अन्य एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, वह MnO2 में से Mn को प्रतिस्थापित करके और यहाँ पे उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है और मैंगनीज है, मैंगनीज को अलग प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अभी और आगे समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये इतने सारे एग्जाम्पल दिए तो ये होती किस प्रकार से हैं। तो देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी हैं मोस्टली जो हमारी मेटल्स होती हैं, धातुओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी हमने विद्युत रासायनिक थ्योरी या मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो उसमें विभिन्न धातुओं को उनके जो सक्रियता है, रिएक्टिविटी है, उसके घटते हुए क्रम में रखा गया है। जैसे सबसे ऊपर है हमारी लिथियम है, फिर पोटेशियम है, Ba है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें समझेंगे, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। सबसे पहले जैसे Li के Ba Sr Ca Na, तो इस तरह से ही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में लगभग 22 मेटल्स रखी हुई हैं। तो 22 मेटल्स यानी कुछ मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं और कुछ मेटल्स को हाइड्रोजन के नीचे रखा है। तो हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल हैं वह हमारी मेटल कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी है सी है, कॉपर है, उसके बाद हमारा सिल्वर है, उसके बाद है हमारा जैसे मरकरी है,
उसके बाद है प्लेटिनम भी है और गोल्ड है। तो ये हमारी 5 जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये जो धातु हैं इनमें अधिक क्रियाशील है, वह कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। तो अक्सर जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वह अम्लों से क्रिया करती हैं, तो अम्लों से क्रिया करते हुए प्रतिस्थापन क्रियाएं देती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊँ H2SO4, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या बनाएगी, MgSO4, और प्लस यहाँ से हमारी हाइड्रोजन है वो अलग प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दो विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में से दो भिन्न भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, वे हमारी दो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी हम बात करें जिस तरह से हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो विस्थापन अभिक्रियाएं थी उसमें क्या था, कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को प्रतिस्थापित करता था और उसका स्थान स्वयं लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस अभिक्रिया में कोई भी दो आयनिक पदार्थ होंगे वह भाग लेंगे और उसमें उन दोनों ही पदार्थों के आयनों का वियोजन होगा और फिर वे एक दूसरे के आयनों में एक्सचेंज कर लेंगे। यानी एक पदार्थ का आयन दूसरे पदार्थ के आयन को प्रतिस्थापित करेगा और दूसरे पदार्थ का आयन पहले पदार्थ के आयन को प्रतिस्थापित करके नए नए यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखें यहाँ पे सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट की क्रिया यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे द्वि विस्थापन किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ से Na सोडियम ने क्या किया, यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड में से इस Ba को क्या किया, यहाँ पे इसे प्रतिस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे Ba ने सोडियम को क्या किया, प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर ये सोडियम यहाँ से हट गया है यहाँ, और यहाँ से क्या हटा Ba। तो ये दोनों ही इंटरचेंज हुए, यानी Na था वह Cl के साथ जुड़ गया है और उसने NaCl बनाया। और इसी प्रकार हम यहाँ की बात करें तो BaCl2 में से बेरियम ने Na को प्रतिस्थापित किया है, यहाँ बेरियम सल्फेट बना है। तो यहाँ पे Na और Ba क्या किया, इन्होंने एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी यहाँ पे दो बार प्रतिस्थापन हुआ है, एक तो यहाँ से प्रतिस्थापन हुआ और एक यहाँ से। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, दो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल में देखें तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेड नाइट्रेट। इसकी क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से। तो जब हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में क्रिया करते हैं
तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी सेम बात करें तो यहाँ पे लेड और पोटेशियम इन दोनों ही आयनों में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुए यानी प्रतिस्थापित हुए हैं। यानी लेड का स्थान किसने लिया है, पोटेशियम ने, और पोटेशियम का स्थान लिया है लेड ने। तो यहाँ पर भी इनमें क्या हुआ, द्वि विस्थापन हुआ है और हमारा ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का आंसर हुआ। इसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एक अवच्छेद, यहाँ पे क्या बन रहा है, अवच्छेद बनेगा। जैसा मैंने आपको शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें इंट्रोडक्शन जो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में आप देखेंगे यानी वॉल्यूम फर्स्ट में, तो हमने वहाँ पर इस एरो का मतलब और जो ऊपर वाले एरो होते हैं उन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो ये एरो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे अवच्छेद बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। और इसके अलावा इसमें नया एक और उत्पाद बन रहा है, वो है सोडियम नाइट्रेट। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ है, द्वि विस्थापन हुआ है। तो द्वि विस्थापन किस तरह से हुआ है समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सिल्वर और सोडियम दोनों में देखें तो यहाँ पे Na की जगह पे तो सिल्वर ने स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या बना है, AgCl। और Na यहाँ से इधर आ गया तो क्या बना, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके थे हमारे, तीनों एग्जाम्पल किसके हमारे, ये हमारे द्वि विस्थापन अभिक्रिया के हैं। और तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको एक बार परिभाषा पे पुनः ध्यान देंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में से भिन्न भिन्न आयन हों। तो यहाँ पे मान लो हम इस अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पे ये आयन है, यहाँ पे और ये नेगेटिव। तो ये आयनों के मध्य ये अलग भिन्न, ये अलग आयन है, ये अलग आयन है। तो ये दोनों ही आयन क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये हमारी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिनको हम कंबाइंड रूप से रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को समझने से पहले सबसे पहले हम आज उन्हें अलग अलग समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम दोनों को कंबाइंड रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहले ऑक्सीकरण क्या होता है देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग यानी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर क्या हो उसमें हाइड्रोजन हमारी अलग हो जाए यानी हाइड्रोजन अलग हो रही हो, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बना रहे हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक अन्य एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके ये हमारा बना रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये भी हमारी अभिक्रिया क्या है, ये भी हमारी अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसके बाद हमने बताया था कि हाइड्रोजन का अलग होना, तो हम एक एग्जाम्पल से समझें यहीं पर। जैसे यहाँ पे 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड,
तो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में हमारा H2 प्लस I2 तो बनेगा। तो यहाँ पे देखें इसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड में से ये हाइड्रोजन अलग हुई है, तो अतः यह अभिक्रिया भी हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखेंगे हमारा अगली क्या है, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, जस्ट हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका अपोजिट होती है यानी उसका उल्टा होती है। तो जिस प्रकार से हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन अलग हो रही थी, ठीक इसी प्रकार इसमें इसका उल्टा होगा, यानी हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन अलग होगी। तो परिभाषा के द्वारा समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का अलग होना ऑक्सी जो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपघटन हो रहा है इसमें कार्बन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ये ऑक्सीजन अलग हो रही है, अतः हमारी ये क्या है, ये हमारी एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में ये सहयोग कर रहे हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा यानी आयोडीन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना क्या है, हमारा अपचयन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की वो अलग अलग हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में हम परिभाषा के रूप में देखें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ हों, यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीकरण केवल हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरा पदार्थ है उसका अपचयन हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जो पदार्थ हमारा इसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को हम अगर कंबाइंड रूप से देखें तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। तो इन्हें समझने के लिए आप उनके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, वह कार्बन से क्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दो नए यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ये जिंक ऑक्साइड दोनों ही क्रिया करके, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इसमें ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए आपको दिखाया कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण। अब इसका उल्टा देखें, यानी ऑक्सीजन का अलग होना। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन है वो अलग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अपचयन हो रहा है किसमें, जिंक में। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने ये बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन अलग हो। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हमारा अलग हो रहा है और यहाँ पे वाटर बन रहा है,
और इसमें से ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखें इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में हो रहा है ऑक्सीकरण, और सल्फर क्या कर रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो इसमें हो रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है वो इसमें से ऑक्सीजन निकल करके हमारा जल बना रहा है, तो इसका हो रहा है अपचयन। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएँ ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं पे एग्जाम्पल हैं, इन जिनको हम कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसी चैप्टर में हम चैप्टर के अंत में हम देखेंगे। तो चैप्टर के अंत में 2 हेडिंग दी हुई हैं। तो पहली हेडिंग है संचारण और दूसरी हेडिंग है विकृतिगंधता या, तो हम दोनों ही टॉपिक को हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे संचारण क्या होता है। तो संचारण अक्सर जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, तो धातुओं में होता है, यानी ऐसी धातु में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई हैं, तो उन मेटल्स में संचारण कम मात्रा में होता है, और जो हमारी मेटल्स हैं वह जो हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं उनमें ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो समझेंगे हमारी ये प्रक्रिया होती क्या है। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, इसकी डिफाइन किया गया है कि संचारण क्या है। तो संचारण प्रक्रिया को समझने के लिए आप बोर्ड पे उसे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में क्या क्रिया करती है, तो उस पर एक ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिससे वह मेटल्स होती है धीरे धीरे गलने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, वह नष्ट होने लगती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम धातुओं का संचारण कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोहे की बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं, लोहे के औजार होते हैं, तो वह नमी की उपस्थिति में या पानी की उपस्थिति में उन पर जंग लग जाती है। तो जंग किसका एग्जाम्पल है, संचारण का ही उदाहरण है। यानी लोहे पे जंग लगना क्या है, वह धातुओं का संचारण है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जैसे पीतल है, तो पीतल पर भी हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है, वह भी नमी की उपस्थिति में, तो वह भी हमारा क्या है, एक संचारण है। अब हम बात करेंगे कि संचारण को हम रोक कैसे सकते हैं, किस प्रकार से धातुओं का संचारण है वह नहीं हो, तो उन्हें देखने के लिए देखेंगे। इसमें यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि जो भी हमारी लोहे की जो औजार हैं, लोहे की वस्तुएं हैं, उन पर ग्रीस लगा देना चाहिए, या कोई ऑयल की लेयर लगा देनी चाहिए, या उसे हम पेंट के द्वारा या प्राइमर के द्वारा उसे हम रोक सकते हैं। यानी जब लोहे की वस्तुएं जैसे हमारा गेट है या लोहे के अन्य औजार हैं, उन पर हम क्या करें, किसी पेंट की लेयर लगा दें, तो धातुओं का संचारण कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद इस पर हम दूसरा पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें क्या होता है कि किसी अधिक सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु की परत को अधिक सक्रिय धातु के ऊपर उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगती है। जैसे आपने देखा होगा हमारा साइकिल का हैंडल या रिम लोहे की बनी होती है, लेकिन उन पर चमक लाने के लिए यानी स्टील जैसा दिखाई देता है, तो इस पर निकल की पॉलिश कर दी जाती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो उससे भी क्या होगा, वह उसका संचारण रुक जाता है। तो इस प्रकार से हम संचारण को रोक सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक था विकृतिगंधता। विकृतिगंधता का मतलब है जैसे आप बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें हम खुला छोड़ दें लंबे समय तक, जैसे चिप्स की पैकेट होती हैं, कुरकुरे हैं, या अन्य जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो पैकेट में आते हैं, तो उन्हें हम ऐसे खुला छोड़ दें, कुछ समय बाद उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, यानी वो कड़वे या खट्टे अजीब स्वाद उनका हो जाता है। तो उनका स्वाद चेंज होना ही क्या कहलाता है, विकृतिगंधता कहलाता है। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसलिए डिफाइन किया गया है यहाँ पे बोर्ड से, उसे अच्छी तरह से
समझ सकते हैं कि विकृत गंधता होता क्या है। तो विकृत गंधता को हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो उसका रोकने का तरीका यह है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स वगैरह या नमकीन हैं, उनका टेस्ट बरकरार बना रहे, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें बंद करके रखना चाहिए। तो इससे क्या है, वह हमारे उनका स्वाद चेंज नहीं होगा और वो विकृत गंधता का शिकार नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपका कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो हम उसको अगली वीडियो में अवश्य उसको लेके आएंगे, जिससे क्या कहते हैं आपको परेशानी नहीं हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।